बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम के एक गांव में शिवा नाम का 6 साल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। शिवा जब 2 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। शिवा की माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी। रोज शाम को शिवा की माँ वापस आती और शिवा उसे देखकर बहुत खुश हो जाता। आज शाम हो गई थी। शिवा अपनी माँ का इंतजार कर ही रहा था कि तभी शिवा की माँ आ गई और शिवा बोला, माँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें देर हो जाती है तो मैं घबरा जाता हूँ। आखिर तुम्हारे शिवा मेरा है ही कौन दुनिया में। शिवा की माँ ने कहा, अरे बेटा, आज मेरी पगार मिली थी ना, तो मैं तेरे लिए यह सब किताबें और बस्ता खरीदने गई थी। मैंने तेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया है। यह किताब और बस्ता ले और कल से स्कूल जाना। बस यही सब खरीदने में मुझे देरी हो गई है। और हाँ, घबराने की क्या बात है। तेरी माँ तेरे पास ही आएगी ना। मेरा भी तो तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है बेटा। शिवा को पढ़ने का बहुत शौक था। वो किताबें और बस्ता देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी माँ से बोला, अरे वाह माँ, यह अब तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं कल से रोज स्कूल जाऊंगा और तुम देखना, मैं पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। उसके बाद शिवा की माँ ने खाना बनाया। दोनों ने साथ में खाना खाया और आराम करने लगे। अगले दिन शिवा की माँ ने शिवा को स्कूल छोड़ा और अपने काम पर चली गई। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। शिवा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो बहुत बुद्धिमान था। शिवा के स्कूल के मास्टर जी भी शिवा की पढ़ाई से बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, शिवा की माँ तेज धूप में काम करके आ रही थी, तभी अचानक बेहोश होकर गिर गई। कुछ गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, लेकिन दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई। शिवा बहुत रोया। शिवा का उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था और शिवा अभी बच्चा था। गांव के लोगों से शिवा को संभाला और उसकी माँ का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद कुछ दिनों तक तो गांव वाले शिवा को खाना देते रहे। फिर धीरे धीरे सभी ने शिवा को खाना देना बंद कर दिया। 2 दिन हो चुके थे। शिवा ने कुछ खाया नहीं था। उसे भूख लगी थी। शिवा कई लोगों के पास गया और उनसे खाना मांगा, लेकिन किसी ने उसे खाना नहीं दिया। अब शिवा को बहुत जोर से भूख लगी। शिवा मन ही मन सोचने लगा, क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी है और कोई मुझे खाना भी नहीं दे रहा। ऐसा करता हूँ, किसी मंदिर की सीढ़ियों पर चलता हूँ। मुझे वहाँ शायद कुछ खाने को मिल जाए। अब शिवा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा। वहां पर बहुत से भिखारी भीख मांग रहे थे। उन्हें देखकर शिवा भी वहीं बैठकर भीख मांगने लगा। शिवा को कुछ खाने को मिल गया। उसका उस दिन का गुजारा तो हो गया। अगले दिन से शिवा हर रोज वहीं बैठकर भीख मांगता। अब आते जाते लोग शिवा को खाना दे दिया करते, तो कभी पैसे दे देते। अब शिवा का सारा दिन गांव की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता और भीख मांगता। ऐसे ही समय बीतने लगा और शिवा बड़ा होने लगा। काफी समय बीत गया। शिवा अब युवा हो गया था, लेकिन उसे भीख मांगने की आदत पड़ गई थी। इसलिए कभी उसने कोई काम करने की सोचा ही नहीं। बस वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता। एक दिन की बात है, उस मंदिर का पुजारी शिवा के पास आया और बोला, अरे ओ शिवा, शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए? अब तो तू जवान हो गया है। जब तू बच्चा था तो मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब तू बड़ा हो गया है। तुझे कुछ काम धंधा करना चाहिए। जब देखो सारा दिन यहाँ बैठकर भीख मांगता रहता है। चल जा यहाँ से। आज के बाद मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर दिखाई नहीं देना। कुछ काम धंधा कर, चल जा यहाँ से। इस तरह पुजारी शिवा को डांट कर वहां से भगा देता है। अब शिवा गांव में आ जाता है और गांव में घूम घूम कर भीख मांगना शुरू कर देता है।
आते जाते लोगों में से कुछ लोगों को शिवा पर दया आ जाती है और वो उसे कुछ पैसे और खाने का सामान दे देते हैं। कुछ लोगों को शिवा पर गुस्सा आता है तो वो उसे झिड़क देते हैं। अरे भिखारी कहीं का, जवान होकर भीख मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती? कुछ काम धंधा कर, चल जा यहाँ से। मेरे पास तुझे देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से भीख मांगने। शिवा को यह सब कुछ झेलने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वह किसी बात की परवाह भी नहीं करता था और गांव-गांव में घूम घूम कर भीख मांगता था। एक दिन की बात है, कुछ गांव वाले शिवा की शिकायत लेकर मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, मुझे लगता है कि शिवा का अब हमारे गांव में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जवान होने के बाद भी वह भीख मांगता है। इसका हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा भला? हाँ मुखिया जी, आपको शिवा को इस गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। मुखिया ने कहा, वैसे तो सच्चाई यह है कि हमने बचपन से ही शिवा का साथ नहीं दिया, इसलिए उसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा और अब भीख मांगते मांगते उसकी भीख मांगने की आदत हो गई है, इसलिए वह कुछ और करना ही नहीं चाहता। लेकिन फिर भी उसे सुधारने के लिए ही सही, मुझे उसे इस गांव से बाहर निकालना ही होगा। उसके बाद मुखिया ने शिवा को बुलाया और बोला, देखो शिवा, तुम्हें यह अपनी भीख मांगने की आदत छोड़नी होगी और कुछ काम धंधा करना होगा। शिवा बोला, मुखिया जी, मुझे तो कोई काम धंधा नहीं आता। मुझे तो बस एक ही काम आता है, भीख मांगना, और वो मैं मांगता हूँ। मुखिया ने कहा, देखो शिवा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो तुम एक बात कान खोलकर सुन लो। अब तुम हमारे गांव में रहकर भीख नहीं मांग सकते। निकल जाओ हमारे गांव से। तुम्हें जहां जाना है जाओ। शिवा बोला, ठीक है मुखिया जी, मुझे तो भीख ही मांगना है। क्या फर्क पड़ता है, इस गांव में मांगू या किसी और गांव में? मैं चला जाता हूँ। अब शिवा गांव छोड़ देता है और पड़ोस के दूसरे गांव में चला जाता है और वहां पर भी भीख मांगना शुरू कर देता है। दूसरे गांव में भी शिवा घूम घूम कर भीख मांगने लगता है। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। एक दिन शिवा गांव के चौराहे पर भीख मांग रहा था। तभी कार से एक आदमी अपनी बेटी के साथ उतरा और सड़क किनारे समोसा खाने लगा। शिवा उसके पास पहुंचा और बोला, साहब, 10 रुपए दे दो साहब, भगवान के नाम पर दे दो साहब। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और गुस्सा होते हुए बोला, शर्म नहीं आती? जवान होकर भीख मांगते हुए, चलो जाओ यहाँ से। शिवा वहां से जाने लगा। तभी सामने से एक गुब्बारे वाला आ रहा था। उस आदमी की बेटी दौड़कर गुब्बारे वाले के पास जाने लगी। तभी सामने से एक गाड़ी आ रही थी। इससे पहले कि उस आदमी की बेटी गाड़ी से टकरा जाती, शिवा ने उसे खींचकर बचा लिया। उस आदमी ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया और बोला, बेटी, तू ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं आई? नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद उस आदमी ने बड़े प्यार से शिवा की तरफ देखा और बोला, मेरा नाम शेखर है, यह मेरी बेटी है। तुमने इसे बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ। ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मेरी फैक्ट्री में चलो। मैं तुम्हें वहाँ पर अच्छा काम दूंगा और उसकी अच्छी खासी तनख्वाह भी दूंगा। शिवा ने हाँ कर दी और शेखर के साथ वो उसकी फैक्ट्री पर चला गया। शेखर उसे अपनी फैक्ट्री ले गया। शिवा ने देखा कि शेखर की फैक्ट्री बहुत बड़ी थी और उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। शेखर की फैक्ट्री में सीमेंट का काम होता था। सीमेंट बनती थी और बिकती थी। शेखर शिवा से बोला, शिवा, यह देखो, यह रही मेरी फैक्ट्री। देखो सभी मजदूर कैसे काम कर रहे हैं। तुम्हें भी ऐसे ही काम करना है और मैं तुम्हें महीने के पूरे 5,000 दूंगा, जैसे मैं इन सभी मजदूरों को देता हूँ। शिवा ने कहा, साहब, मैंने तो बचपन से आज तक कोई काम नहीं किया है।
पता नहीं मुझसे यह काम बनेगा या नहीं। भीख मांगना मुझे बहुत आसान लगता है। मेरे लिए तो वही काम अच्छा है। यह सब तो आप रहने दीजिए। मैं तो भीख मांग कर ही अपना गुजारा कर लूंगा। ऐसा कहकर शिवा जाने लगा। शेखर ने उसे रोका और बोला, देखो शिवा, भीख मांगने में कभी कोई इज्जत नहीं मिलती। तुम हमेशा भिखारी के भिखारी ही रहोगे और कोई लड़की तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। तुमने कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें यह काम इतना कठिन लग रहा है। अच्छा चलो, ऐसा करते हैं कि 1 महीना तुम यह काम करके देखो। अगर तब भी ऐसा लगेगा कि भीख मांगना ज़्यादा आसान है तो तुम फिर से भीख मांगने लग जाना। लेकिन मेरे कहने पर इस काम को 1 महीना करो। मुझे विश्वास है कि जब तुम मेहनत से कमाने लगोगे तो तुम्हें भीख मांगना खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। शिवा ने कहा, ठीक है साहब, अगर आपकी यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है। अब शिवा फैक्ट्री में काम करने लगा। वो कभी सीमेंट की बोरियां उठाता तो कभी सीमेंट को पैक करता। दूसरे मजदूर शिवा को देखकर उसका मजाक उड़ाते। उनमें से एक मजदूर ने कहा, देख रहे हो, अब भिखारी भी काम करने लगे हैं। दूसरे ने कहा, अरे भैया, भिखारी काम नहीं करने लगे हैं, मालिक ने एक भिखारी से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली है। जिससे भीख मांगने की आदत पड़ जाए ना, फिर उससे काम अच्छा नहीं लगता। तुम देखना, यह कुछ ही दिनों में यह काम छोड़कर भाग जाएगा। पहले मजदूर ने कहा, हाँ भैया, तुम सही कहते हो। अब मालिक को कौन समझाए कि जिसे आसानी से खाने की आदत पड़ जाती है वो कमा के नहीं खा सकता। शिवा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने काम में लगा रहा और शाम को बहुत थक गया। शिवा अपने मन में सोचने लगा, यह काम तो बड़ा ही मुश्किल है। मुझे तो भीख मांगना ही ज़्यादा आसान लगता है। लेकिन अब क्या करूं? 1 महीने तो मुझे करना ही पड़ेगा। बस उसके बाद मैं यह काम छोड़कर चला ही जाऊंगा। शाम को शेखर अपनी फैक्ट्री आता है तो देखता है कि सभी मजदूर चले गए और शिवा वही बैठा है। शेखर ने शिवा से कहा, तो बताओ शिवा, तुम्हें आज काम करके कैसा लगा? शिवा बोला, साहब, मैं तो बहुत थक गया। यह काम तो बड़ी मेहनत का काम है। मुझे तो अपना पुराना काम ही पसंद आता है। शेखर ने कहा, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी यह सवाल पूछ लिया। अच्छा ऐसा करो कि मेरी फैक्ट्री के पीछे कमरा खाली है, तुम वहाँ रह लो, और यह लो, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। 1 महीना का खाना तुम्हें मैं दूंगा। उसके बाद जब तुम्हें तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो तुम अपनी पगार से अपना राशन लाना और अपना खाना बनाकर खाना। शिवा की आंखों में खाना देखकर आंसू आ गए और वो मन ही मन सोचने लगा, यही वो खाना है जिसकी वजह से मैं भिखारी बना। जैसे साहब ने आज मुझे खाना लाकर दिया है, वैसे ही अगर मेरे गांव वाले मुझे खाना दे देते और काम दे देते तो शायद मैं कभी भिखारी नहीं बनता। शेखर ने पूछा, अरे शिवा, क्या सोच रहे हो? शिवा बोला, कुछ नहीं साहब, सोच रहा था कि आप जैसे अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। शिवा ने खाना ले लिया, वो पीछे वाले कमरे में रहने लगा और रोज रोज फैक्ट्री में काम करने लगा। धीरे धीरे शिवा को फैक्ट्री का काम करने में मजा आने लगा था। सभी मजदूर तो थोड़ा आराम कर लेते, लेकिन शिवा बिना रुके बड़ी ही मेहनत से काम करने लग रहा था। वो हर दिन अपने हिस्से से ज्यादा ही काम किया करता। अब पूरे 1 महीने बीत गए थे। आज शेखर ने शिवा को उसकी पगार दी और बोला, ये लो शिवा, यह तुम्हारी 1 महीने की पूरी पगार। वादे के मुताबिक आज तुम यह तय कर सकते हो कि तुम्हें फैक्ट्री में काम करना है या फिर वापस से भीख मांगना है। तो बताओ कि तुम्हें क्या करना है। शिवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए।
अब मुझे एहसास हो गया है कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है और काम करने में जो मज़ा है, जो खुददारी है, वह कभी भीख मांगने में नहीं हो सकती। मैं आपके पास ही काम करूँगा साहब। शेखर को शिवा की बात सुनकर खुशी हुई। उन्होंने कहा, तो ठीक है शिवा, वादे के मुताबिक अब तुम अपना राशन खरीद कर खुद खाना बनाकर खाना। शिवा अब उसी कमरे में रहता और अपना राशन अपने पैसों से खरीदता और खाना बनाकर खाता। यह सब करते हुए शिवा को बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा था, लेकिन वो बहुत मेहनत से लगातार काम करता जा रहा था। अब शिवा को काम करते हुए कुछ महीने बीत गए। शिवा दूसरे मजदूरों की अपेक्षा बहुत बुद्धिमान था। उसे फैक्ट्री का काम करना अच्छी तरह से समझ में आने लगा था। कई बार तो शेखर को वो सलाह भी दिया करता। एक दिन की बात है, शेखर शिवा के पास आया और बोला, शिवा, मैं यह कहना चाह रहा था कि तुमने बहुत कम समय में फैक्ट्री का काम बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मजदूरी करनी चाहिए मेरी फैक्ट्री में, बल्कि आज से तुम इन सभी मजदूरों के सुपरवाइजर के रूप में काम करोगे। शिवा शेखर की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया, लेकिन फैक्ट्री का काम कर रहे कुछ मजदूर इस बात से खुश हुए तो कुछ मजदूरों को इस बात से बहुत जलन हुई। फैक्ट्री के एक मजदूर भोलू ने सभी मजदूरों से बोला, देख रहे हो भाइयों, हम इतने समय से मालिक के पास काम कर रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को मालिक ने सुपरवाइजर नहीं बनाया, और वो 4 दिन का आया हुआ भिखारी, उसे मालिक ने सुपरवाइजर बना दिया। यह तो सरासर गलत है। दूसरे मजदूरों ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भोलू, हमें तो मालिक के खिलाफ बगावत करनी चाहिए इस बात को लेकर। सभी मजदूर यह बात सुन रहे थे। तभी उनमें से एक हरिया नाम का मजदूर बोला, अरे भाई, अगर वह तरक्की कर रहा है तो तुम लोग क्यों जल रहे हो? उसके अंदर उतनी बुद्धि है, वो उतनी मेहनत करता है, मालिक को उसमें कुछ खास दिखाई दिया होगा, तभी तो मालिक ने उसे सुपरवाइजर बनाया है। तुम लोग इतना परेशान मत हो, चलो चलो अपने अपने काम में लग जाओ, वरना मालिक आ गए ना तो इस काम से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर बैठे रहना हाथ पैर हाथ धरे। सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। ऐसे ही समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद भोलू नाम के मजदूर ने बबलू मजदूर से कहा, अरे बबलू भाई, मुझसे तो यह भिखारी फूटे आंख भी नहीं सुहाता है, और यह हमारा टीम लीडर बन बैठा। इसका कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। बबलू ने कहा, हाँ भोलू भाई, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन हम इसका कर भी क्या कर सकते हैं? आधे से ज़्यादा मजदूर तो उसकी साइड में है। भोलू बोला, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ऐसा करते हैं कि उस पर चुपचाप से चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। बबलू बोला, हाँ ठीक है, पर हम यह करेंगे कैसे? कहीं पकड़े गए तो? भोलू बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक तरकीब है, तू ध्यान से सुन, मैं तुझे बताता हूँ। भोलू ने बबलू को अपनी पूरी योजना के बारे में बताया। अगले दिन बबलू चुपचाप से तिजोरी की चाबी चुरा कर कुछ पैसे निकाल लेता है और फिर चुपचाप से शिवा के कमरे में जाकर वो पैसे शिवा के तकिए के नीचे रख देता है और वापस आ जाता है। उसके बाद जब शेखर आता है तो भोलू शेखर के पास जाता है और कहता है, साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। शेखर ने कहा, हाँ भोलू बताओ, क्या बात है? भोलू बोला, साहब, आप शिवा पर बहुत ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। शिवा चोर है। शेखर गुस्से से बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो भोलू? भोलू ने कहा, साहब, मैंने अपनी आंखों से उसे चोरी करते हुए देखा है, और अगर आपको अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो उसके कमरे की तलाशी कीजिए, आपको चुराए हुए पैसे उसके कमरे में ज़रूर मिलेंगे। शेखर शिवा के कमरे की तलाशी लेता है और उसके तकिए के नीचे से उसे बहुत सारे पैसों की गड्डियाँ मिलती है। शेखर को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है।
वो शिवा के पास जाता है और कहता है, यह क्या है शिवा? तुमने इन पैसों की चोरी की थी। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया, तुम्हें सड़क से उठाकर कहाँ पहुंचा दिया, लेकिन तुम रहे वही के वही, दो कौड़ी के। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पैसे चोरी करने की? शिवा यह देखकर बहुत घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। यह पैसे मेरे कमरे में कैसे आए, मुझे कुछ नहीं पता। शिवा ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन शेखर ने उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं किया। दूसरी तरफ भोलू और बबलू बहुत खुश हुए। अब शिवा वापस अपनी झोपड़ी में आ गया और सोचने लगा, साहब ने तो जबरदस्ती मुझे काम से निकाल दिया। मैंने तो कोई चोरी भी नहीं की है। मैं जानता हूँ यह काम ज़रूर भोलू और बबलू का है, लेकिन उनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं वापस भीख मांगूं? नहीं नहीं, अब मैं भीख नहीं मांग सकता। पर मैं आखिर करूँ भी क्या? कोई और तो मुझे नौकरी भी नहीं देगा। मैंने सोच लिया है कि मैं भी सीमेंट का ही काम शुरू करूँगा। यही सही रहेगा। साहब द्वारा दिए गए पगार में से मैंने जो पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, मैं उन्हीं से काम शुरू करूँगा और अपनी इसी झोपड़ी में काम करूँगा। ऐसा कहकर शिवा सीमेंट का काम अपनी झोपड़ी में ही शुरू करता है। धीरे धीरे करके शिवा अपने काम को बढ़ाता जा रहा था। उसने आसपास के व्यापारियों से संपर्क किया और उन्हें अपना माल देना शुरू कर दिया। जल्दी ही वह सस्ते दामों पर माल देने की वजह से मशहूर हो गया और लोग शिवा को जानने लगे। अब शिवा का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। दूसरी तरफ एक दिन शेखर जब फैक्ट्री आया तो उसने भोलू और बबलू को बातें करते सुना। शेखर को उनकी बातों पर थोड़ा शक हुआ और वह छुपकर सुनने लगा। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अरे बबलू, तूने सुना? शिवा अब फिर से बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। हाँ भोलू, मैंने सुना। हम तो सोच रहे थे कि हम उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसको यहाँ से निकलवा देंगे तो वो फिर से भिखारी बन जाएगा, लेकिन उसने तो अपना खुद का काम शुरू कर लिया और उसका काम तो बढ़ता ही जा रहा है। यह बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हाँ बबलू, मुझे भी यह सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। शेखर ने उनकी सारी बातें सुनी तो वो सामने आकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहने लगता है, अच्छा, तो यह तुम लोगों की हरकत थी जो तुम लोगों ने शिवा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, और मैं ही बेवकूफ़ बन गया जो तुम लोगों की बातों में आ गया। मन तो कर रहा है कि तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन सालों से तुम लोगों ने मेरे यहाँ काम किया है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अब तुम लोग मेरी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। निकल जाओ यहाँ से और कभी भी पलट कर वापस मत आना। शेखर ने उन दोनों को तो काम से निकाल दिया, परंतु वह बहुत शर्मिंदा था। इसलिए वो शिवा के घर पहुंचा और शिवा से बोला, शिवा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने भोलू और बबलू की बहकावे में आकर तुम पर शक किया, लेकिन मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुन लिया कि तुम पर चोरी का इल्ज़ाम उन्हीं लोगों ने लगाया है। मैंने उन्हें फैक्ट्री से निकाल दिया है। अब तुम मेरी फैक्ट्री में वापस आ जाओ। शिवा बोला, साहब, मेरे दिल पर हमेशा ही बोझ था कि आप मुझे चोर समझते हैं, लेकिन अब मुझे जीवन भर इस बात का सुकून रहेगा कि आप सच जानते हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आप ही की बदौलत हूँ, परंतु अब मैं वापस नहीं जा सकूँगा क्योंकि मैंने अपना खुद का काम चालू कर लिया है। पर आपको जीवन में जब भी मेरी मदद की आवश्यकता होगी, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा और जीवन भर आपका एहसानमंद रहूँगा। और फिर शेखर चला गया और फिर हमेशा शेखर शिवा दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ बिजनेस करते रहे और दोस्तों की तरह एक दूसरे के काम आते रहे।
आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।